अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 2022 विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। फरवरी मार्च में होने वाले चुनावों को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अलग अलग क्षेत्रों के दौरे करते हुए ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बागपत से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब अहमद हमीद भी बागपत विधानसभा के कस्बा रतौल में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के घर घर जाकर उनसे संपर्क किया, साथ ही कई नुक्कड़ सभाएं भी की। इस दौरान नवाब अहमद ने वहां मौजूद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए लोगों को अपनी जीत का भरोसा जताते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया। नवाब अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की जीत आप सबकी जीत होगी। हमारी पार्टी हमेशा से गरीब मजदूरों, किसानों व दबे कुचलों की आवाज बनी है और बनती रहेगी। आप सबकी आवाज को संसद से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर सड़कों तक, धरने से लेकर रैलियों तक बुलंद करती आई है और करती रहेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ किसानों पर ही नहीं बल्कि गरीब मजदूर सभी पर अत्याचार कर रही है और कर भी रही है। तो सिर्फ एक काम सिलेंडर में दाम बढ़ाना, पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाना और बड़ी है तो सिर्फ महंगाई। आने वाले विधानसभा चुनावों पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी सरकार सपा सरकार के साथ मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को समर्थन देने की अपील भी लोगों से की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी नवाब अहमद हमीद, हमारे पत्रकार भाई, हमारे बीच में हमारे जमील भाई और प्रधान जी, अजहर भाई, इनाम भाई और क्षेत्र के गांव के सभी बुजुर्गों और सम्मानित व्यक्ति, प्यारे बच्चों, मेरा आप लोगों से कल भी बैठ के बात हुई, काफ़ी गांव में गए और अब भी आप लोगों से एक ही इल्तजार गुजारिश करने आए। देखो, चुनाव में अभी समय है। अगर आप लोगों को बागपत में अपना परचम लहराना है, जो बागपत में परचम हमेशा से लहराता हुआ है, तो आपको गांव के हर समाज से, दबे हुए से, कुचले हुए से, उसके दुख में सुख में मिलना पड़ेगा, उनको अपना प्यार देना पड़ेगा और उन्हें अपने साथ लगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को चौधराहट करनी है तो गरीब लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी जनाब मोहतरम जनाब अहमद हमीद साहब हमारे रटौल में आए हुए हैं और हम सबको मालूम है कि यहाँ इनका आना किस बाइस यहाँ ये आए हैं, क्योंकि जब कोई विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी होता है तो उसको 4-5 महीने पहले अगर वो अपनी कौम के अंदर, अपने समाज के अंदर रूबरू होकर अपने चेहरा और उनका चेहरा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो प्रत्याशी या जो जानते हैं क्षेत्र के लोग, आने वाले वक्त में उसको जरूरत नहीं होती पहचानने ना पहचानने में कि ये फला है, ये हैदराबाद है, ये रैसल। पिछला कैरियर बहुत शानदार रहा, ईमानदार रहा और कोई उंगली उठाने की जगह नहीं थी। पिछला दौर थोड़ा सा सांप्रदायिकता की वजह से गड़बड़ हो गया, वरना बेमिसाल हवेली आपके लिए हर वक्त खुली रही और किसान, मजदूर किसी भी वक्त हवेली में जब भी गए तो नवाब साहब ने कभी किसी को इनकार नहीं किया। जो होने वाले काम थे वो उन्होंने साथ जाकर के करे। आज की सभा की अध्यक्षता करते हुए हमारे हाजी जी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत मसले हैं जिसका जिक्र अभी हुआ
देखिए मैं रटौल में आया गया, बीच में मौतों में बहुत आया, जो हादसे हुए मुझे खबर मिली में आया, कुछ शादियों में आया, कुछ ऐसा आया, लेकिन वो राब्ता जो होना चाहिए कि आप मेरे यहाँ आ रहे हैं, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, वो शायद अभी बन नहीं पाया। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन इसमें गलती नहीं है, ये कोई साजिश नहीं है, ये कोई सोच नहीं है कि मुझे आपसे तारुफ नहीं रखना या आपको मुझसे नहीं रखना। ये हालात, इलेक्शन खत्म होने के बाद पिछले 2 साल से तो कोविड के चक्कर में भी आना जाना बंद रहा, फिर कुछ आपकी मसरूफियत रही, कुछ हमारी नहीं, बाकी परेशानियां सरकार ने हमारे ऊपर इतनी डाली रखी है कि आदमी अपने कारोबार को पूरा करने में अपना वक्त निकाल लेता है, क्योंकि मसले हैं कारोबार के। ऐसा कोई इंसान यहाँ बैठा नहीं होगा जिसको ये नहीं लगा होगा कि पिछले 2-4 साल में हमारे कारोबार में प्रॉब्लम आई है, हमें परेशानियां हो रही हैं। नौजवान लड़कों को जो कारोबार कर रहे थे वो छोड़ के नए वाले करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ मिल नहीं पा रहा। हर जगह ही हो, ये खाली रटौल की बात नहीं कर रहा, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और अगर मैं सिर्फ बागपत की बात करूं तो बागपत के जिन जिन गांव में गया हूं, वहां पे ये लोग कहते थे भाई मैं फेरी लगाया करता था, अब मेरा कपड़ा नहीं बिकता, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया, मजदूरी में लग गया। मजदूरी में तो लग गया, लेकिन मजदूरी में काम कहाँ है, कोई काम करवा कहाँ रहा है। जो पहले खेत में मजदूरी करते थे वो परेशान है कि भाई मैं खुद और अपने परिवार के साथ कर लूं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मजदूरों को दे सकूं, क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, तो हर कोई पैसा बचाना चाह रहा है। तो हम अपने अपने हल्के में हर तरीके से परेशान हैं। जैसे प्रधान जी ने कहा था, अभी हैदर भाई भी जिक्र कर रहे थे कि हमें बड़ी लड़ाई जीतनी जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे दासन जी के घर पे बैठा हूं और जो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़े होंगे बीडीसी का, उनको इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका इलेक्शन अपने लेवल पे था, प्रधानी का इलेक्शन अपने लेवल पे होगा, कल आप चेयरमैन का इलेक्शन होगा वो अपने लेवल पे होगा, उसको विधायकी से ना मिला, ये बहुत जरूरी है सोचना, क्योंकि जो कानून बनते हैं वो विधायक लेवल पे बनते हैं, नीचे लेवल पे तो आप कानून बनाते ही नहीं है, ना चेयरमैनी लेवल पे बनाते हैं, ना प्रधानी लेवल पे बनाते हैं, ना बीडीसी लेवल पे बनाते हैं। आप कानून बनाते हैं विधायकी और एमपी के लेवल पे, वहां तो हमें अपना आदमी ऐसा रखना चाहिए जो हमारे हक पे बात कर सके, क्योंकि हम अपने हक की बात नहीं करेंगे तो ऐसे कानून जो अभी बने हुए हैं किसानों के खिलाफ, जो आपके सामने एनआरसी और सीए आए थे, ये कानून किसने बनाए थे हमें तो मालूम भी नहीं था। एक दिन हमने अखबार खोल के देखा कि हाँ ये कानून पास हो गया, इसे पार्लियामेंट में पास करने के लिए एमपीओ से पूछा भी नहीं गया, सीधे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। तो जब इस मुल्क में लोकतंत्र खत्म हो जाता है, जब जिस मुल्क में आपके चुने हुए लोगों से पूछा भी नहीं जाता है कि ये कानून आप चाहते हो नहीं चाहते, उस पर वोटिंग ही नहीं होती, तो आपका मुस्तकबिल परेशानी में, आप सब परेशानी में। तो मैं भी इसी बात को दोहराऊंगा कि अपने अपने मसलों को जो गांव लेवल के होते हैं उन्हें उस तरह पे हैंडल करिए, विधायकी के लेवल पे विधायकी के काम करिए, एमपी के लेवल पे एमपी का काम। हमें अपना आदमी चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए, कोई तो हो खड़े होकर हमारे पास कि जो कह सके कि नहीं हम विरोध कर रहे हैं इसका। यहाँ पे हम कितनी भी मीटिंगें कर लें, कुछ भी कर लें, कितना भी विरोध कर लें, सरकार नहीं सुन रही। सरकार तो वही सुनेगी जब आप सदन में होंगे या आप विधानसभा में होंगे, वही तो सुनेगी। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनी, हमारे कौम के ऊपर बड़ी परेशानी है बीच में है, आप लोग सब जानते हैं। ये गलत गलत हम पे इल्जाम लगाएगा, अभी मौलाना खलील साहब को उनने बंद कर दिया, झूठे मुकदमे लगा दिए। ये जंग भी तो हमें लड़नी पड़ेगी, और ये जंग लड़ने के लिए हमें ताकत कौन देगा? अवाम ही तो ताकत बनेगी। और जब अवाम अपनी ताकत को सही जगह नहीं पहुंचाएगी और किसी वजह से किसी भी मसले में हम अपनों को अलग कर देंगे तो कुछ नहीं मिलता। 10 साल से बागपत में आपका विधायक नहीं है, उससे पहले आप खेखड़े विधानसभा में थे, जब से बागपत में आए हैं आपका विधायक नहीं हुआ। नवाज साहब भी इलेक्शन लड़े, मैं भी लड़ा, दोनों हारे। प्रशांत चौधरी जी आए, अब योगेश धामा जी हैं, लेकिन वो हमारी हक की बात नहीं कर सकती, उनकी पार्टी आपकी हक की बात नहीं कर सकती। वो चाहे ना चाहे उनका फर्क ही नहीं पड़ता,
क्योंकि जब तक पार्टी का जो आदेश होगा वही तो होगा। और मुलायम सिंह जी की चांस है इस बार मुख्यमंत्री बनने की। मुलायम सिंह जी बनेंगे, समर्थन रहेगा राष्ट्रीय लोकदल का। जैन जी वहां पर हो सकता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, हमारे विधायक बन के आए, तो आपकी ताकत बढ़ेगी। जब आपकी ताकत बढ़ेगी तो हम कानून को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये ताकत हमारे पास रहेगी। और यही तरीका है आवाम का अपना मुल्क चलाने कि अपनी ताकत को वहां पहुंचे। ये तो रही बात सियासी। बाकी बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं आप सब मालूम है, महंगाई का मसला हो या आवाम में ताल्लुकात का मसला हो, ये सब चीजें बिगाड़ रखी है सरकार। मैं बस इतना से कहूंगा कि अपनी वोट बनवाइए। जो लोग बाहर खड़े हैं, ये चीज में सबसे अहम बात कह रहा हूं, बड़ा गांव है, अब तो खैर कस्बा है, आपके लोग बाहर काम करने जाते हैं। एंड ये बिल्कुल ना भूलें कि सीए एनआरसी खत्म हो गई, वो खत्म नहीं हुई है, वो बस कोविड के चक्कर में उन्होंने अभी लागू नहीं करी। जैसे जैसे कोविड के मसले खत्म होते जा रहे हैं वो लागू होंगे, और जब वो लागू होंगे तो फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए, आप शनाख्त दीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं। और वो हमसे हमारे दादा परदादाओं के कागज मांगेंगे। आज तो 10 साल पुराने कागज तो मिलते नहीं है। आप बात करो 70 साल 80 साल पुराने कागज को पूरा लाने की, और अभी गरीब आदमी से जिसके कच्चे मकान थे, जब बारिश हो गई तो वो उसके अंदर पानी गिर गया था, कहीं कागज फट गए, कहीं गल गए, उनसे आप पूछना चाहेंगे कि आपके दादा कहाँ थे, कहाँ वो पैदा हुए थे, कहाँ रहते थे, कैसे करेंगे हम पूर्ति? मसला बहुत बड़ा है। ये असम में हुआ है, 9 लाख लोगों को उन्होंने डिटेन करा, 9 लाख। उत्तर प्रदेश की तो आबादी 22 करोड़ की है, सोचिए यहाँ कितने फंसेंगे। हमें किसी भी हाल में सरकार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये चीज खाली हिंदू मुस्लिम पे नहीं आएगी, हर आदमी पे आएगी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो परेशान होगा जब उससे कागज मांगे जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब इलेक्शन का टाइम आए, आप अपने बाहर जो लोग हैं उनसे कहिए कि आके वोट दीजिए, क्योंकि जब वो वोट देंगे तो उनके नाम के आगे टिक लगेगा, वो साइन करेंगे, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। क्योंकि अगर हम नागरिक नहीं थे तो हमसे वोटिंग देने का अधिकार कैसे दिया आपने? क्योंकि फिर बाद में वो क्या करने लगेंगे, जिन लोगों ने साइन नहीं करे होंगे उनसे कहेंगे जी शायद ये नागरिक नहीं है, फिर उनका वोटर आईडी काटेंगे, कुछ महीनों बाद उनका आधार कार्ड कैंसिल कर देंगे, बस आधार कैंसिल, आपकी नागरिकता खत्म। लेकिन जब आप वहां वोट करोगे और आप लड़ोगे कि भैया मैंने तो वोट किया था, तो वो आपको नागरिकता से हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप नागरिक हो तभी तो वोट कर सकते हो। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं होगा। तो उनको बुला लेना खाली इलेक्शन की वजह से नहीं, खुद अपनी पहचान को महदूद रखने के लिए। बेसिकली तो यही मेरी मेन चीज थी बात करने की। और हाँ, बहुत लोगों को ये था कि हम माला क्यों नहीं पहन रहे। देखिए, मैं बिल्कुल चाहता, आप सबका एहतराम रखते हुए, आपका सम्मान रखते हुए, मैं बिल्कुल माला पहनना चाहता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे जयंत चौधरी जी, उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक किसानों को अपना हक नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं, ना वो फूल किसी का माला पहनाएंगे, ना वो माला पहनाएंगे। मैं अपनी बात इसी पे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और एक बात और है, अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।